हेलो दोस्तों, आज हैं 6 मार्च 2025 और 5 मार्च 2025 की दिन भर की महत्वपूर्ण घटनाओं की इस करंट अफेयर क्विज के माध्यम से इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए। इसमें 5 मार्च को दिन भर में साइंस के फील्ड में हो या इकोनॉमिकल हो या नेशनल इंटरनेशनल इश्यू जो भी रहे होंगे, उनमें जो घटनाएं घटी हैं उनसे जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, फलेटी टेऊ को किस देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है? ऑप्शन है ए मोनाको, बी जंजीबार, सी तुवालू या डी बुल्गारिया। आंसर है इसका तुवालू। तुवालू ने पूर्ण अटॉर्नी जनरल फलेटी टेऊ को प्रशांत द्वीप राष्ट्र का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। तुवालू ने पूर्व अटॉर्नी जनरल फलेटी टेऊ को प्रशांत द्वीप राष्ट्र का प्रधानमंत्री नामित किया है। ये नियुक्त नहीं किया गया है, यहाँ पर नामित चलता है नॉमिनेशन। यह नियुक्ति आम चुनाव के बाद हुए जिसने देश की राजनयिक संबद्धता, विशेष रूप से ताइवान के साथ उसके संबंधों को गहन जांच के दायरे में रखा है। फलेटी टेऊ की प्रधानमंत्री पद पर पदोन्नति को एक निर्विरोध नामांकन द्वारा चिन्हित किया गया है क्योंकि वह 15 विधायक सहयोगियों द्वारा प्रस्तावित एकमात्र उम्मीदवार थे। इस प्रकार उनके चुनाव को विधायी निकाय के सर्वसम्मत समर्थन का भी प्रदर्शन करते वोट की आवश्यकता के बिना ही उन्हें नामित कर दिया गया था या घोषित कर दिया गया था। टेऊ और उनके मंत्रिमंडल सदस्यों के कल प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश देश कौन बना है? ऑप्शन है ए सिंगापुर, बी निकारागुआ, सी मलेशिया या डी सिंगापुर। आंसर है आपका बी निकारागुआ। निकारागुआ भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश है। भारत और निकारागुआ ने दवाइयों के विनिमय में सहयोग के लिए फार्माकोपिया से जुड़ा एक समझौता ज्ञापन MOU पर साइन किए हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने का जो मेन मकसद है वो दवाओं को विनियमित करना है, दूसरा अपने नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना भी इस समझौते का एक मकसद है। बेहतर चिकित्सा मानकों के लिए विशेषज्ञता और संसाधनों का आदान प्रदान भी इस ज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा। भारतीय फार्माकोपिया या IP को मान्यता देने वाले कुछ और देश में हैं जिसमें अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस और सूरीनाम है। भारतीय फार्माकोपिया आयोग देश में औषधियों के मानक तय करने के लिए गठित एक स्वायत्त संस्था है जो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, संशोधित जीव पारसी कार्यक्रम और अवस्था पहलवी भाषा केंद्र का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन है ए जितेंद्र सिंह, बी स्मृति ईरानी, सी मनोज सिन्हा, डी धर्मेंद्र प्रधान। आंसर है इसका स्मृति ईरानी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध चांदी तरकसी को GI टैग का दर्जा मिला है? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा या डी सिक्किम। आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के कटक शहर की चांदी की तारकसी को भौगोलिक संकेत या GI टैग मिला है। इसे कटक रूपी तारकसी भी कहते हैं। इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। कटक की चांदी की तारकसी को GI टैग पाने के लिए आवेदन उड़ीसा राज्य सहकारी हस्तशिल्प निगम लिमिटेड ने किया था। इसे पाने में उड़ीसा सरकार के वस्त्र व हस्तशिल्प विभाग ने भी मदद की थी। कटक की चांदी की तारकसी को GI टैग मिलाने से यह उत्पाद 10 सालों के लिए वैध हो जाएगा। कटक की चांदी की तारकसी को फिलिग्री वर्क भी कहा जाता है। यह चांदी और सोने की तरह का एक आर्ट वायर होता है। यह शास्त्रीय आभूषण में बेहतरीन शिल्प कौशल और शानदार डिजाइन के लिए जाना जाता है। कटक में फिलिग्री कला की जो वास्तविक उत्पत्ति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह 12वीं शताब्दी से अस्तित्व में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी किसने लॉन्च की थी? ऑप्शन है ए प्रहलाद जोशी, बी राजनाथ सिंह, सी अनुराग ठाकुर या डी योगी आदित्यनाथ। आंसर है
प्रहलाद जोशी। कोयला मंत्रालय के तत्वाधान में भारतीय राष्ट्रीय समिति विश्व खनन कांग्रेस को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जिसमें कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी का शुभारंभ इस कार्यक्रम के माध्यम से किया गया था। केंद्रीय कोयला खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शिरकत किया था और कोल लॉजिस्टिक प्लान एंड पॉलिसी का उन्होंने यहाँ पर अनावरण भी किया था। नीति आयोग तथा कोयला, रेलवे, बिजली, इस्पात, खान, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, कोयला, इस्पात, बिजली और अन्य क्षेत्रों के उद्योग प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कोलकाता मंत्रालय ने कोयला मंत्रालय ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए विभिन्न पहलें शुरू किए, जिनका लक्ष्य 2030 तक 1.5 बिलियन टन कोयला उत्पादन करना है। एकीकृत कोयला लॉजिस्टिक योजना और नीति तकनीकी रूप से उन्नत, एकीकृत, लागत प्रभावी कोयला निकासी के लिए लचीला, टिकाऊ और विश्वसनीय लॉजिस्टिक इकोसिस्टम संबंधी प्रारूप विकसित करने के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ तैयारी की गई है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राइफल केंद्र वाइल्ड लाइफ NRCW की आधारशिला कहाँ रखी है? ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी न्यू पिपलिया, सी नई दिल्ली या डी भोपाल। आंसर है न्यू पिपलिया। प्रधानमंत्री ने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बैठक की अध्यक्षता यहाँ पर की है। इस बैठक में वन्य जीवों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि एशियाई शेरों की गणना इस वर्ष मई में की जाएगी। उन्होंने पिपलिया में वन्य जीवों के लिए नेशनल रेफरल सेंटर की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर है। दौरे के दूसरे दिन यानी आज प्रधानमंत्री ने वन्य जीवों के मुद्दे पर अहम बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक पर उन्होंने गिर राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी का आनंद भी लेकर अपने दिन की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की यहाँ पर उन्होंने अध्यक्षता भी की थी। इसमें बैठक में वन्य जीव से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसके बाद पीएम मोदी ने शासन में कुछ महिला वन कर्मचारियों से भी बातचीत की है। अगला क्वेश्चन है, विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई या डी हैदराबाद। आंसर है ए नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में विजिटर कॉन्फ्रेंस 2024 का उद्घाटन किया है। इसमें भारत की भविष्य में उच्च शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। नवंबर 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पहली बार विजिटर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था। उन्होंने क्वांटम तकनीक, फार्मास्यूटिकल, एक्वाकल्चर, कैंसर अनुसंधान और प्लास्टिक से ईंधन रूपांतरण के क्षेत्र में शीर्ष शोधकर्ताओं के 8वें विजिटर को यहाँ पर पुरस्कार प्रदान किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने सर्कुलेटरी के लिए शहर गठबंधन C3 पहल की घोषणा की है? ऑप्शन है ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी पर्यावरण मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय या डी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। आंसर है डी आवास और शहरी मंत्रालयों का मंत्रालय। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने सर्कुलेटरी के लिए शहर के गठबंधन C3 की घोषणा की है। यह एक वैश्विक गठबंधन है जो शहर दर शहर सहयोग, ज्ञान साझाकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है। यह घोषणा जयपुर में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में की गई थी। C3 का उद्देश्य संसाधन दक्षता को बढ़ावा देना है और कम कार्बन अर्थव्यवस्था का समर्थन करना है। यह नीति निर्माताओं, उद्योग के नेताओं और शोधकर्ताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। यह पहल सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांतों के माध्यम से एक स्थायी भविष्य के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंगल ग्रह के लाल रंग से जुड़े लौह युक्त खनिज का नाम क्या है? ऑप्शन है ए हेमेटाइट, बी गोइथाइट, सी फेरीहाइड्राइट या डी मैग्नेटाइट। आंसर है सी फेरीहाइड्राइट। एक अध्ययन से पता चला कि मंगल का लाल रंग लौह युक्त खनिज फेरीहाइड्राइट के कारण हो जाता है। फेरीहाइड्राइट 20 डिग्री FeO 20% इसमें FeO4 और 80% FeO6 पॉलीहेड्रा से बना एक
खराब क्रिस्टली नैनो मिनरल होता है। यह तेजी से ऑक्सीकरण और हाइड्रोलिसिस के माध्यम से बनता है और अव्यवस्थित संरचना में ही मौजूद रहता है। यह लोहे का एक प्रारंभिक क्षारक्षण उत्पाद है जिसमें गाइथाइट और हेमेटाइट का भी निर्माण होता है। मिट्टी अपक्षित चट्टानों और लौह समृद्ध झरनों के आसपास विशेष रूप से लौह चयापचय करने वाली बैक्टीरिया के साथ पाया जाता है। यह पानी को अपने सोख लेता है और कार्बनिक अणुओं की रक्षा करता है और ठंडे पानी में तेजी से बनते हैं। उल्कापिंडों में एक पूर्व स्थलीय अपक्षय उत्पाद के रूप में पीओ मौजूद रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 में युगल खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ए यूकी भामरी और एलेक्सी पोपिप्रिन, या बी हैरी होलियावारा और हेन्ना पैटन, या सी मैथ्यू एबडेन और जेमी मरे, या डी जॉन पियर्स और हेनरी पैटन। आंसर है ए यूकी भामरी और एलेक्सी पोपिरिन। यूकी भामरी भारतीय और एलेक्सी पोपिरिन जो ऑस्ट्रेलिया की है, ने दुबई ओपन चैंपियनशिप 2025 में युगल खिताब अपने नाम किया है। यह उनका पहला एटीपी 500 युगल खिताब था। स्टेफानोस तीत्सिपास ग्रीस ने एकल खिताब जीता है। दुबई ओपन एक एटीपी 500 इवेंट का एक पुरस्कार पुल होता है जिसमें 3,32,37,670 डॉलर का होता है यह, और यह फरवरी 24 से शुरू हुआ था और 1 मार्च 2025 तक दुबई यूएई में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रही तांगानिका झील किस महाद्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, या डी दक्षिण अमेरिका। आंसर है बी अफ्रीका। टांगानिका झील के आसपास के देशों ने जैव विविधता के खतरों से निपटने के लिए 5 साल की परियोजना शुरू की है, जिसके कारण यह अभी चर्चाओं में रहा है। टांगानिका झील पूर्वी अफ्रीका में एक प्राचीन झील है। यह बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया और जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। यह दुनिया की सबसे लंबी और सबसे गहरी झीलों में से एक है, जो 400 मील से अधिक तक फैली हुई है। यह पश्चिमी रिफ्ट घाटी में स्थित है। इसके किनारों पर खड़ी भूमि उभरी हुई है। यह पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्रों के बीच विभाजन को चिन्हित करता है, जिसके किनारों पर ताड़ के पेड़ों की अधिकता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 2 मार्च, बी 3 मार्च, सी 5 मार्च, या डी 4 मार्च। आंसर है इसका सी 5 मार्च। हर साल 5 मार्च को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस मनाती है। इस दिन का जो उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं के बीच निशस्त्रीकरण मुद्दों के प्रति जैविक जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना है। यह दिन सामूहिक विनाश के हथियार से उत्पन्न खतरों और वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयासों के महत्व को याद दिलाती है। तो दोस्तों, ये थे आज 6 मार्च 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। एक वीडियो आपकी तैयारी में एक नया आयाम जोड़ेगी और आपकी जो तैयारी चल रही है उसमें डे टू डे की जो करंट अफेयर है उसमें आपकी मेहनत रंग लाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।